जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं बेटियों के अधिकार के बारे में। बहुत सारे कमेंट में सवाल आए इस तरह के कि क्या बहन का अधिकार लेना जायज़ है, मतलब राइट है। बहन का कितना अधिकार है प्रॉपर्टी में, बेटियों का कितना अधिकार है, फूआ बुआ जो होता है उसका कितना अधिकार है। ये सब सारा चीज़ सारे मैटर पर बात करूंगा। मतलब सीधा समझ लीजिए, मैं आज ये बताऊंगा कि आपके प्रॉपर्टी में, आपके पिता के प्रॉपर्टी में, आपके दादा परदादा के प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में आपके बहनों का, आपके बेटियों का कितना अधिकार है, मतलब महिलाओं का कितना अधिकार है और किस परिस्थिति में वो अधिकार नहीं ले सकती है, किस हिसाब से अधिकार नहीं ले सकती, क्या आप करेंगे तो उसका उस प्रॉपर्टी में राइट नहीं होगा, ये भी बताऊंगा, ये भी जानकारी दूंगा। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी बात बताऊंगा कि अगर बेटी अधिकार ना लेना चाहे या फिर बहन को अधिकार नहीं देना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारी बात बताऊंगा आपको। आप पूरा वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करना आप मत भूलिए। और मन में सवाल प्रश्न कुछ भी होगा बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी प्रकार से फिर अगला वीडियो आपके टॉपिक पर बना दूंगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो प्रॉपर्टी होता था, प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या माता पिता का स्व अर्जित संपत्ति हो, उनके ना रहने के बाद बेटा और बेटी में बराबर हिस्सेदारी नहीं होता था। मतलब बेटा को तो मिलता था लेकिन बेटी को सिर्फ आवासीय भूमि में ही हिस्सेदारी मिलता था। मतलब जो घर का जमीन, जो घर बनाने का जमीन है, जहाँ पे घर है वहीं से हिस्सेदारी मिलता था, वो भी नहीं दिया जाता था। मिलता तो था, मतलब नियम था, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता था। जिस कानून को संशोधन करके 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 बनाया गया, जिसके तहत बेटा हो बेटी हो दोनों का समान अधिकार कर दिया गया। चाहे वो किसी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, मतलब कमर्शियल हो या फिर आवासीय हो, किसी भी प्रकार का जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, घर हो, सब में बेटा बेटी सबका बराबर अधिकार कर दिया गया। अब क्या है, ये कानून बनते ही जंग छिड़ गया, बहुत सारे घरों में जंग छिड़ गया। क्योंकि जो बेटी थी वो 10 साल 15 साल पहले भी जिसका शादी हो चुका था, वो भी अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए दावा करने लगी, पार्टीशन सूट कोर्ट में करने लगी, अपने भाइयों पे केस करने लगी, अपने घर वालों पे केस करने लगी कि भाई मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि उसको राइट मिल गया। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में ये क्लियर कहा गया है कि जरूरी नहीं कि जब कानून लागू हुआ तभी से उसको मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। उसमें यह क्लियर किया गया हुआ है कि चाहे 2005 से पहले भी किसी की शादी हो गई, किसी लड़की की शादी हो गई, तो बाद में भी दावा कर सकती है। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं जिसका शादी 10 साल 5 साल 20 साल पहले भी हो चुका था, वो भी पार्टीशन सूट दायर कर दी अपने भाइयों पे, अपने घर वालों पे कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए। कोई अपने चाचा पे, कोई अपने भाई पे, मतलब घर में जिससे उसको चाहिए, जो गार्जियन था, जो घर का मुखिया था उसका, मतलब उसके मायके में, उस पर दावा करने लगे। तो अपने देश में लाखों की संख्या में इस तरह का पार्टीशन सूट चल रहा है जो महिलाएं द्वारा दायर किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो नियम है, अब तो बन गया तो मिलना ही है। चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, आपके पिता के नाम से है, मतलब आपके ऊपर जो 4 पीढ़ी है, 4 पीढ़ी तक पैतृक संपत्ति माना जाता है, तो उसमें है, तो उसका लड़की को बराबर हिस्सेदारी हो गया हुआ है। वो दावा कर सकती है, कभी भी आपसे ले सकती है, चाहे उसका शादी का 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, या फिर कभी भी जब उसका मन करे वो पार्टीशन सूट दायर करके ले सकती है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस परिस्थिति में नहीं ले सकती, किस परिस्थिति में नहीं ले सकती, क्या करना होगा कि लड़की का शादी भी हो जाए, अगर आपके पिताजी ना रहे, दादाजी ना रहे, परदादा ना रहे, तो कब किस परिस्थिति में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, बहनों की हिस्सेदारी नहीं होगी, सिर्फ भाई भाई में ही बंटवारा होगा। तो उसके लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ। और लोगों को भी, जो गार्जियन है अभी जीवित है, उनके नाम से प्रॉपर्टी हो, वो भी ऐसा कर सकते हैं ताकि भाई बहन में कभी विवाद ना हो, उनके बेटे बेटियों में भी विवाद ना हो। तो आपको करना क्या है, देखिए बता रहा हूँ कि आपके नाम से प्रॉपर्टी है या फिर आपके पिता के नाम से प्रॉपर्टी, आपके दादा के नाम से, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, वो चाहते हैं मैं जब अपनी बेटी को शादी कर दूं तो बेटी दोबारा हमारे घर में हमारे बेटों से हिस्सा मांगने ना आए। और इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति लड़कियों के शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, दहेज के नाम पर, ये गाड़ी घोड़ा के नाम पर देने के नाम पे, या फिर शादी खर्च के नाम पर लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए तक भी खर्च कर लेते हैं, या फिर जितना औकात है 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च कर लेते हैं। उसके पास कम प्रॉपर्टी रहता है, बाद में बहन भी मांगने आ जाती है। तो इससे बचने के लिए बता रहा हूँ, करना क्या होगा, जैसे आपके पिताजी है, मतलब आप है अपनी बेटी को शादी कर रहे हैं, तो शादी कर लीजिए, शादी हो गया। लेकिन अगर आपका एज हो रहा है, आपका एज 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, आपको लगता है कि मैंने न रहने के बाद विवाद हो सकता है, इंतजार नहीं करें कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, उससे पहले बना दूंगा, क्योंकि मौत का कोई ठीक नहीं रहता है। तो आप क्या करें, बिल कर दें,
अपने बच्चों के नाम से वसीयत बना दे। वसीयत तो आप समझते होंगे जिसे विल बोलते हैं। तो आप वसीयत बना देते हैं, तो वसीयत बनाने से आपको कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? जैसे कि आपके नाम से अगर प्रॉपर्टी है, खुद की खरीदी हुई है, खुद का खरीदा हुआ है, आपको दान में मिला हुआ है, गिफ्ट में मिला हुआ है, आपके नाम से वसीयत में मिला हुआ है, तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी मानी जाती है। उस प्रॉपर्टी को आप किसी को भी दे सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को आप चाहते हैं कि सिर्फ बेटों को दे, बेटियों को ना दे, क्योंकि बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया हुआ है, क्योंकि उसका लगभग जितना हिस्सा होगा, जितना हिस्सेदारी होगा, उससे ज़्यादा खर्च हो चुका है। तो आप चाहते हैं कि उन्हें ना दे या फिर बाद में आकर बेटों से झगड़ा ना करे। तो आपको करना क्या है कि बिल कर देना, वसीयत बना देना है, बच्चों के नाम से वसीयत बना देना। वसीयत में क्लियर लिखा रहता है, साफ साफ इस बात का मेंशन रहता है कि आपके जीवित रहते हुए, आपके जीवित रहते हुए, मतलब जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जो वसीयत बना रहा है, उसके जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसी के पास होता है। जब वो ना रहता है व्यक्ति, मतलब कि जब वो मर जाता है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद जिसके नाम से वसीयत होता है, बिल होता है, उसके बाद उस पर दावा कर सकता है, अपने नाम से करा सकता है। फिर बाद में बेटियों का कोई दावेदारी नहीं रहता है, क्योंकि बेटा के नाम से बिल कर देगा, बेटों के नाम से कर देंगे, तो बाद में अपने नाम से बिल के आधार पर, वसीयत के आधार पर ट्रांसफर करा लेंगे। हाँ, जो पैतृक संपत्ति है, जैसे कि आप जीवित है, आप अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, बेटा का शादी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो प्रॉपर्टी वो खुद का खरीदा हुआ नहीं है, आपको वसीयत में नहीं मिला हुआ है, आपको गिफ्ट में नहीं मिला हुआ है, आपको दान में नहीं मिला हुआ है, वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी खुद से कमा के खरीदे हुए हैं, आपके दादाजी खुद से कमा के खरीदे हुए हैं, परदादाजी खुद से कमा के खरीदे हुए हैं। मतलब कि आपको पैतृक संपत्ति मिला हुआ है, मतलब खानदानी संपत्ति मिला हुआ है, जो ऊपर से मिला हुआ है, किसी के नाम से हो, आप खुद नहीं खरीदे हुए हैं। तो फिर उस प्रॉपर्टी का आप वसीयत नहीं कर सकते हैं किसी एक के नाम से, क्योंकि वो खुद आपका प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आपको वसीयत में मिला हुआ है, आपको दान में मिला हुआ है, आपने रजिस्ट्री कराया है, या फिर आपको किसी भी प्रकार से आपके नाम से प्रॉपर्टी मिला हुआ है, तब जाकर उसका वसीयत आप कर सकते हैं अपने बेटों के नाम से। उसमें बेटी का कभी दावा नहीं होगा। दूसरा रास्ता आपको बता रहा हूं कि आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, आपके परदादा के नाम से प्रॉपर्टी, किसी के नाम से प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, परदादाजी नहीं है, तो बिल बनाएगा कौन, वसीयत बनाएगा कौन? तो बाद में आपकी बहन दावा कर सकती है आके। तो आपको करना क्या है वहाँ पे करना क्या है कि बहन अगर लेने के लिए राजी नहीं है, या फिर बहन इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रॉपर्टी बंटवारा कराने के लिए, आप घर बना चुके हैं, लेकिन आपको डर है कि कभी न कभी हो सकता है लालच में हिस्सेदारी मांग ले, जब प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तो हो सकता है बाद में लालच आ जाए, बहन का आ जाए, बहनोई का आ जाए, टॉर्चर करने पर वो आ जाए मांगने के लिए, तो आपको देना पड़ेगा उस परिस्थिति में। तो आपको करना क्या है कि जब बहन से मेल मिलाप है, जिस समय अच्छी बातचीत है, अगर वो लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उससे हक त्याग विलेख करा सकते हैं। हक त्याग विलेख एक रजिस्ट्री होता है, एक तरह का समझिए, वो भी दान ही होता है, या गिफ्ट डीड मान लीजिए, या वसीयत मान लीजिए, उसी प्रकार का एक हक त्याग विलेख बनता है, जो स्टाम्प पेपर बनता है। ज़्यादा खर्च उसमें नहीं आता है, मात्र 1000 के पेपर पर आप करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो बहन का जितना हिस्सेदारी होता है, जो बहन का जितना हिस्सेदारी होगा, आपको बहन को बुलाना है और रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है, जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, वहाँ 1000 का पेपर लेना है, 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर मात्र लेना है, और सारा मैटर लिख लेना है। या फिर वहाँ पे जो कातिब होते हैं, या फिर वहाँ पे जो रजिस्ट्री का काम कराते हैं, जो लेखापाल होते हैं, जो सारा मैटर लिखते हैं, उनसे भी आप लिखवा सकते हैं, और सब रजिस्ट्रार के पास जाकर वहाँ पे रजिस्टर करा ले। मात्र 1000 में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको कातिब को देना हो या फिर लेखापाल को देना हो तो उन लोगों से काम कराएंगे, सब मिला के आपको 2-2,500 रुपये में काम हो जाएगा। और क्या है, आपके नाम से जब हक त्याग विलेख बना देगी, उसमें सारा मैटर लिखा रहता है कि मेरी पैतृक संपत्ति है, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, पिता के नाम से, पिता दादा परदादा नहीं है तो उस परिस्थिति में, और मैं इसमें अपना अधिकार नहीं ले रही हूँ, मैं ये अपने हिस्से की जमीन अपनी भाइयों को दे रही हूँ, या फिर जिसके नाम से दे रही हो बना देगी हक त्याग विलेख। क्योंकि पैतृक संपत्ति का हक त्याग विलेख बना सकती है, रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं। उसके आधार पर आपका मोटेशन हो जाएगा, आपको रसीद कर जाएगा, और आप लोगों के नाम से वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप जितने भाई हैं अपने भाइयों में बांट सकते हैं, बहन उसमें कभी भी दोबारा दावा नहीं कर सकती। लेकिन पिता जीवित है, दादा जीवित है, परदादा जीवित है, कोई भी जीवित है और उनके नाम से संपत्ति है, तो आप वसीयत करवा दें अपने नाम से, अपने नाम से वसीयत करवा ले। उस समय आपको प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन उनके न रहने के बाद वो आपकी होगी। आपकी बहन दावा नहीं कर सकती अपने नाम से आप करा लेते तो विवाद नहीं होता है। इस परिस्थिति में जो मैंने आपको बताया कि किस परिस्थिति में बेटियों का अधिकार नहीं होगा, तो इस परिस्थिति में बेटियों का अधिकार नहीं होगा। लेकिन वसीयत बिल नहीं बना के जाता है कोई भी, अगर दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पिता के नाम से, किसी के नाम से प्रॉपर्टी है, अगर वसीयत बिल बनाकर नहीं जाता है वो लोग, और उनका डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उस परिस्थिति में उनकी बेटी, आपकी बहन कभी भी आकर दावा कर सकती है, पैतृक संपत्ति में कभी भी अधिकार ले सकती है, वो भी बराबर। आपको जितना मिलेगा आपके हिस्सेदारी के बराबर वो दावा कर सकती है। चाहे आपने घर बना लिया हो उसमें, चाहे आपने उसमें कुछ भी बना लिया हो, कितना भी पैसा खर्च कर लिया हो, जब चाहे आकर हिस्सेदारी ले सकती है। हाँ, एक खास बात और आपको बता दूं कि ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो लागू हुआ पूरा देश में, कि बेटियों का कमर्शियल भूमि हो
या फिर आपको कृषि भूमि हो या फिर आवासीय भूमि हो, मतलब हर प्रकार के प्रॉपर्टी पर बराबर अधिकार है। लेकिन ये कानून पूर्ण रूप से यूपी में नहीं लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में ये कानून अभी तक लागू नहीं किया गया। वहाँ जो राज्य विधि है, जो स्टेट का लॉ है, वही चल रहा है। उसके अनुसार सिर्फ यूपी की बात बता रहा हूँ, बाकी देश में, पूरे देश में लगभग लागू हो चुका है। सिर्फ यूपी की बात बता रहा हूँ। यूपी में क्या है कि वहाँ के बेटियों का, वहाँ की बहनों का, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या खुद पिता का खरीदा हुआ हो, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, उसमें कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं है। मतलब कृषि जो खेती का जमीन होता है उसमें कोई अधिकार नहीं, सिर्फ आवासीय भूमि में अधिकार है। आवासीय समझ रहे हैं, जो घर का जमीन है, जो घर का प्रॉपर्टी है, जहाँ पे घर बना हुआ है, उसमें सिर्फ अधिकार ले सकती है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में वो अधिकार नहीं ले सकती है। यह सिर्फ यूपी में चल रहा है। मतलब कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 यूपी में लागू नहीं किया गया है और ना ही दूर दूर तक संभावना है कि इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि इस पर कोई विचार ही नहीं चल रहा है। बहुत सारी सरकारें आई, उसके बाद बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन इस पर किसी सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया, लागू करने का प्रस्ताव नहीं दिया। दोस्तों, इसी प्रकार की नई जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैंने आपको पहले भी बताया कि कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, जो भी सवाल है आपका लिख दें। उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा वेट करें आप, लेकिन वीडियो हर टॉपिक पर बनता है, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन बनता ही है। सारे कमेंट को मैं पढ़ता जरूर, भले ही रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ किसी कारणवश, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। जब पढ़ता हूँ तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी जरूर बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरे सब्सक्राइबर पहले से नहीं है, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर ले कि जो सवाल आप करेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और पहले से मेरे आप सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के टॉपिक के साथ। जो आपका टॉपिक रहेगा उसी विषय पर वीडियो बना के आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।